हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 3 में, और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है यहाँ पे कि व्हेन मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट, अगर मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे आयनिक कंपाउंड। क्यों मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा है हमारे पास कि नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल अगर रिएक्ट करे तो ये हम लोग को मिलता है कोवेलेंट कंपाउंड। और तीसरी बात है कि अगर मेटल और नॉन मेटल, मेटल और मेटल रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है। मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइन होते हैं तो अलॉय बनता है, वो अलग कहानी है, रिएक्शन नहीं होता है। तो ये यहाँ पे आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है। अब है कि वाई एन एलिमेंट और अ कंपाउंड रिएक्ट, कोई एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट करता ही क्यों है। तो देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि दुनिया में हर चीज जो है वो चाहता है कि स्टेबल कंडीशन में हो, हर चीज। जैसे मैं बोलूं कि देखो एक बॉल हमने यहाँ पे रखा है, तो वो क्या चाहता है कि वो नीचे आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास एक एनर्जी है, वो चाहता है कि अपने लोअर एनर्जी फॉर्म में रहे। कैसा? तो जमीन पे रहेगा, जमीन पे रहेगा तो क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी भी होगी वहाँ पे उसकी जीरो। क्लियर है। तो हम क्या चाहते हैं कि दुनिया में हर चीज जो है वो चाहता है कि अपने स्टेबल फॉर्म में रहे। लेकिन केमिकल रिएक्शन के केस में हम इसको कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि स्टेबिलिटी के गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिएक्ट करना पड़ेगा? ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट जो उसका शेल है उसमें क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, तो या तो उसको देना पड़ जाए, इलेक्ट्रॉन अपना क्या करना पड़ जाए, देना पड़ जाए, ताकि दे के वो फाइनली 8 बचे, या तो उसको क्या करना पड़ जाए, लेना पड़ जाए। अगर ये देता है तो कुछ अलग वहां पे स्पीसीज बन जाएंगी, और अगर लेता है तो भी अलग स्पीसीज बनेंगी। क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसको हम लोग बोलते हैं आयंस। कैसे होता है तो समझिएगा। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा कोई भी एटम या फिर कंपाउंड। जैसे हम बोलें कि एलिमेंट या कंपाउंड कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, या उसको शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो हम लोग तो पहले तो बात कर रहे हैं कि शेयरिंग वाली बात को अलग रखिए, पहले देना या लेना की बात चल रही है। तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन दे या ले तो वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। कैसे? तो हमने यहाँ पे आयन को लिखा है कि आयन होता क्या है, तो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम जो होगा उसको क्या बोलते हैं, आयन। एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। ठीक है। हमने बोला कि आयन आर फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कोई एटम गेन या लूज क्यों करता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब होता है अपने आप को 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। आउटर मोस्ट शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, गेन करेगा या फिर लूज करेगा। ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं कि देखो एक हमारे पास है सोडियम। सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे Na+। क्यों ऐसे, समझिएगा। तो एटम का पहले आप किसके एटम का, सोडियम के एटम का कॉन्फ़िगरेशन देख लो। देखो सोडियम का जो यहाँ पे सोडियम का जो हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 11। 11 को हमने कैसे डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 का कैसे लिखा जाएगा, 2, 8 और यहाँ पे 1। अब देख रहे हो ये अगर ना रहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। तो ये क्या चाहता है कि एक लूज कर दे। अब एक लूज करेगा तो समझना क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब है कि 11 प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, सही बात है, और 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी चला जाए तो यहाँ पे नेट चार्ज पहले कितना था, 0। अब जब सोचो कि जब ये चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो हम बोलेंगे अब बचा है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 11 प्रोटॉन। तो 10 माइनस में लिख दीजिए, और यहाँ पे प्लस प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम बोलते हैं उसको +11। ऐसा करने पे टोटल चार्ज कितना आएगा, +1। अब +1 जो चार्ज है ना, यही हमको यहाँ पे Na के ऊपर प्लस चार्ज हमको दिखता है। समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस चार्ज क्यों आता है, तो इसीलिए आता है। ठीक है। तो अब ये जो प्लस चार्ज बना है, मतलब Na+ जो लिखाता है, इसी को हम बोलते हैं आयंस। सिमिलरली अगर मैं एक क्लोरीन की बात करूं, एक नॉन मेटल की बात करूं, तो ये कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख पाएंगे हम, 2, 8 और 7। अब देखो ये 7 है, तो मैंने इसका अगर डायग्राम बनाया तो आपको दिख रहा है कि आउटर मोस्ट में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हो। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये लेगा तब क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि पहले जब नहीं लिया था तब क्या था कि 7 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन कैसे 7 है, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है हमारे पास, 17। इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, वो भी है 17। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा ऐसे के सिचुएशन में, कि नेट चार्ज होगा 0। लेकिन अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ गया, पहले 17 था अब ये 18 है,
तो हम बोलेंगे 17 माइनस 18, माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो 17 माइनस 18 क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, इसलिए क्लोरीन पे जब वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा -1, मतलब Cl माइनस हम लोग लिखते हैं। क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है कि इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या आउटर इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट। जैसे आपने लिखा है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लोग लिखते हैं, तो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं 281। अब आउटर मोस्ट में कितने बचे हैं 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Na और एक डॉट क्या बताता है कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली अगर हमने एल्यूमिनियम की बात करी तो एल्यूमिनियम का मास एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा 2, 8 और 3, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपने यहाँ पे 3 डॉट बना के बता दिया कि ये इसका डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर आप कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज, तो 2, 8, 8 एंड 2, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 2, तो हमने यहाँ पे बोला कि Ca और 2 डॉट यहाँ पे लगा दिया। तो आपको कैल्शियम का भी हमने लिख के बता दिया। मान लीजिए आप क्लोरीन का कुछ नॉन मेटल ले लेते हैं, क्लोरीन का अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे कि 17 होता है इसका मास। अब हम मास नहीं, एटॉमिक नंबर, ठीक है गलत बोल रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा 2, 8 और 7, मतलब आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 7, तो 7 आप डॉट बना दीजिए। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2-2 का जोड़ी बने, आप यहाँ पे 3 भी कर सकते थे, मतलब जैसे मैंने बस ध्यान रहे कि 7 यहाँ पे डॉट होने चाहिए। सिमिलरली आपने ऑक्सीजन कर दिया, उसी तरीके से नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया। देखो नाइट्रोजन का क्या होता है 7 एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 2 और 5, 5 यहाँ पे क्या आ गया आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको 5 यहाँ पे डॉट बनाने होंगे, तो 2 हमने ऊपर बनाया, 2 नीचे और 1 यहाँ पे बना दिया। क्लियर है ये बात। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे होते हैं। तो देखो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो हम बोलेंगे द वे बाय विच 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। जिस तरीके से 2 एटम कंबाइन होते हैं, देखो कंबाइन होने का तरीका क्या है, एक तो है कि इलेक्ट्रॉन का देन लेन करे या फिर क्या करे शेयरिंग करे। तो इस तरीके से जो आपस में दोस्ती हुई, जो बॉन्डिंग बनी है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहला है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एक होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। आयनिक बॉन्ड हमको पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड हमको पढ़ना है। तो आयनिक बॉन्ड देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है। अब देखो आयनिक बॉन्ड में हमने क्या लिखा है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। ओके तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे हमने सोडियम क्या किया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करने से क्या बन गया हमारे पास Na+ आयन बन गया, ये हमने देखा अभी। उसके बाद हमने क्या देखा कि क्लोरीन क्या करेगा, एक आयन एक्सेप्ट कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। प्लस लिखना मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। कहाँ से आया ये इलेक्ट्रॉन, यही वाला जो दिया था वही ये क्लोरीन ले रहा है, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया Cl- आयन। अब समझना कि अगर हमारे पास एक प्लस है और एक माइनस है तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगी, एक दोस्ती हो जाएगी। कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग कहलाएगी ना Na और Cl के बीच में, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और बनेगा क्या हमारे पास NaCl बन गया। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि हियर द बॉन्डिंग बिटवीन देम ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और वो जो कंपाउंड बना है, जो आयनिक बॉन्ड से बना हुआ जो कंपाउंड है, उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्लियर। अब हमने यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल ले लिया है कि देखो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा, तो समझो कि मैग्नीशियम के पास क्या है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि लूज कर दे। लूज करके करेगा तो क्या होगा, कौन लेने वाला है, तो एक क्लोरीन यहाँ का ले लेगा, एक और क्लोरीन आके ले लेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। और ऐसे करने पे क्या हो गया, आपस में ये MgCl और Cl जुड़ गए और क्या बन गया MgCl2। और ये कैसा कंपाउंड है, हम बोलेंगे दिस इज आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड। ओके तो हमने यहाँ पे लिखा है द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। और क्या बोलेंगे कि उनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है। देखो कोवेलेंट बॉन्ड की ना एक ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री का मतलब हो गया कि उसके बीच में जो बॉन्ड बने उसके बीच में एंगल होगा, बॉन्ड का लेंथ होगा, ठीक है, ये सब होता है इसकी ज्योमेट्री। लेकिन आयनिक बॉन्ड में ना तो लेंथ होता है, लेंथ इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये चाहते हैं कि बहुत क्लोज आ जाना। बहुत क्लोज आ जाना मतलब बॉन्ड लेंथ खत्म, नहीं पता। बॉन्ड एंगल का भी नहीं पता। अगला है हमारे पास कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग बात कर रहे हैं
कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा दो एटम के बीच में तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, जो दोस्ती कहलाएगी, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए क्लोरीन और क्लोरीन, क्लोरीन में देख रहे हैं आपको 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का ना शेयरिंग होगा। मतलब अगर कोई पूछे कि क्लोरीन के पास शेयरिंग जब हो जाएगा तो आपसे क्लोरीन से पूछेगा कि कितने हैं आपके पास एटम नहीं, कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं, तो बोलेगा कि देखो हमारे पास 7 थे और एक इसका लेके बोलेगा कि मेरे पास 8 है। अगर कोई पूछे इस क्लोरीन से कि तुम्हारे पास कितने हैं, तो ये भी बोलेगा देखो इसका वाला एक लेके बोलेगा मेरे पास 8 है। मतलब क्या हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसके हिसाब से यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो एक बॉन्ड, तो क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता तो हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हियर 1 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, सो इट इज ए सिंगल बॉन्ड। ओके, हमने ऑक्सीजन में बोला कि ऑक्सीजन का कितना होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 6 होंगे, इसके पास भी 6 है। अब देखो 6 से इसको चाहिए 8, मतलब 2 उसका लेना पड़ेगा, लेकिन ये देगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको भी 2 की कमी है। तो बोलेगा चलो शेयर कर लेते हैं। शेयर करेंगे तो क्या होगा कि ये बोलेगा कि जब इससे पूछा जाए, इस ऑक्सीजन से पूछेगा कि कितना इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो बोलेगा कि 8। कैसे, 6 इसका खुद वाला, 2 इसका शेयरिंग वाला पार्ट। इससे भी पूछा कितने हैं, तो ये भी बोलेगा 8। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन दोनों ये एटम शेयर में रख रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल शेयरिंग में है, 2 इसके 2 इसके, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में तो 2 बॉन्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिया। 3 बॉन्ड भी बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया होगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हमने देखा यहाँ पे कि देखो नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं, इसको 3 की जरूरत है, तो बोलेगा 3 कुछ देर के लिए हमको दे दो। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये बोलेगा कुछ देर के लिए तुम भी दे दो। मतलब शेयरिंग हो रहा है आपस में, शेयरिंग हो रहा है तो क्या बोलेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जब आपस में 2 एटम की बॉन्डिंग हो, कैसे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देना नहीं, कंप्लीट नहीं दे रहा है कोई यहाँ पे, और कोई ले भी नहीं रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक कंपाउंड के और कोवेलेंट कंपाउंड के। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है कि दे आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि उनकी बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, 2 चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, मजबूत फोर्स होता है। सेकेंड पॉइंट हमने लिख रखा है कि दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगेन वही काम है कि मेल्टिंग पॉइंट कैसे हाई हुआ, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बहुत तेज फोर्स से, बहुत पावरफुल फोर्स से। ठीक है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि दे आर यूजुअली लिक्विड एंड गैसेज। अब इतनी बॉन्डिंग मजबूत नहीं है तो क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नज़दीक नहीं है, और नज़दीक नहीं है तो कैसा होगा, ये लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेज हो सकता है। हाँ, कुछ जगह पे अगर बॉन्डिंग मजबूत है तो सॉलिड भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट हमने इसमें क्या देखा था, हमने इसमें देखा कि यूजुअली दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन ये है कि डायमंड और ग्रेफाइट, हालांकि ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, तेज मतलब क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, थर्ड अपन देखते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कौन, आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि देखो वाटर जो होता है ना ये पोलर नेचर का होता है, और आयनिक कंपाउंड भी पोलर नेचर के होते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में। लेकिन किस में डिजॉल्व नहीं होंगे, ऑर्गेनिक में। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है ना वो उसमें पोलराइजेशन नहीं होती है। अब पोलराइजेशन आपको पढ़ना है तो आगे जाके पोलराइजेशन मतलब वैसे होता है कि 2 पोल्स में डिवाइड हो जाना, मतलब एक इधर प्लस वाला एक इधर माइनस वाला। जैसे H2O हमने बात किया, तो H2O में क्या होगा, H प्लस आज अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग है, तो पोलराइजेशन है यहाँ पे। लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे तो उसमें पोलराइजेशन नहीं है। और आयनिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो क्या हमने बोला कि लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब एक जैसे वाले एक जैसी चीज़ों में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला कि दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि इनके पोलराइजेशन नहीं होता है, और ये पोलराइजेशन नहीं है तो पोलर कंपाउंड में जैसे कि वाटर, उसमें ये क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट आप देखिए आयनिक कंपाउंड का कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म। अगेन वही बात है, एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या, इनके अंदर क्या होता है, आयंस होते हैं। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं।
लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता है। अब चार्ज पार्टिकल्स नहीं हैं तो क्या होंगे, चार्ज ट्रांसफर भी नहीं होंगे, और जब भी चार्ज ट्रांसफर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं हो सकती है, मतलब कंडक्ट नहीं हो सकती है। यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि हालांकि ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है, फिर भी वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर है ये बात, दोनों की प्रॉपर्टीज में आपको समझ में आ गया। इसको लिखिए और इसको फिर ध्यान में भी रखिएगा। तो यहाँ पे हमने बॉन्डिंग की बात करी। बॉन्डिंग में हमने दो बातें किया कि एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड, और उसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखा कि आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं, क्या क्या इसका डेफिनेशन होता है। तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे सीख लिया है। अब अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मेटलर्जी क्या चीज़ होती है। आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू।